हेलो बच्चों। तो बात कर लेते हैं आज मुद्रा वाले चैप्टर में जो एमसीक्यूज बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, वो है भारत में मुद्रा की पूर्ति को कौन करता है, यानी भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो यहाँ पे बच्चे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा के आते हैं बच्चे, वो नोट जारी करने का अधिकार इसके पास है, बट पूर्ति की अगर बात करें तो उसमें वाणिज्य बैंक और सरकार भी अपना रोल प्ले करती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तीनों लिखना है आपने, ठीक है ना। बट अगर पेपर में आता है कि मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ये दोनों मिलकर के निर्धारित ये दोनों करते हैं, ठीक है। नियंत्रित सिर्फ ये करता है, जारी भी यही करता है, बट जो सप्लाई है वो कौन कर रहा है, तो सप्लाई करने के लिए तीनों का रोल प्ले होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक और सरकार। तो एक पे टिक लगा के मत आना, तीनों रखना याद, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक और सरकार, ठीक है ना। बट नोट जारी करने का अधिकार किसका है, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। क्लियर हो गया। चलो, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी स्टॉक चर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया क्या है ये फ्लो कॉन्सेप्ट यानी प्रवाह चर है। मैंने कहा बच्चा देखो प्रवाह नहीं, क्योंकि आप मुद्रा की जो डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है ना, तो हमने कहा था समय के एक निश्चित बिंदु पर जनता के पास जो भी करेंसी है, तो एक निश्चित बिंदु पर यानी हमने एक पर्टिकुलर टाइम लिया है, तो उसका मतलब वहां पे जो पैसा पड़ा हुआ है, अब ये स्टॉक बोलेंगे हम उसको, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं उसके। क्लियर है। तो हमने बोला जो मुद्रा की पूर्ति बच्चे वो स्टॉक चर है। क्या है आपका, स्टॉक चर है। इसको आप गलती से भी प्रवाह मत बोलना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि। क्लियर है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, यानी जब मुद्रा नहीं थी तो उस टाइम पे जो बात होती थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली की होती थी। किसकी होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की होती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। क्लियर है, या विनिमय मतलब एक्सचेंज। तो ये मैं ऑलरेडी आपको याद ना थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, तो आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो पहले प्लीज थ्योरी पढ़ना, एक नंबर के भरोसे मत बैठना। दोबारा बोल रहा हूं, इसका मतलब बेनिफिट बताता हूं क्या होता है थ्योरी पढ़ने का। क्यों, रीजन या एजर्सन वाले जब क्वेश्चन बनते हैं ना कभी, तो बच्चों के ना सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि रीजन एजर्सन वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जिसमें कारण और तथ्य समथिंग ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपने डिटेल में चीजें पढ़ी हो। तो प्लीज चैप्टर पढ़ो, अभी टाइम है, आराम से छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं, आप पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद एक नंबर के क्वेश्चन भी करिए, ताकि आपसे आगे कोई ना निकल सके, आप सबसे आगे रहो, ठीक है, प्रॉपर करो। चलो, तो जब मुद्रा नहीं थी उस टाइम पे किससे काम चलाया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु के बदले वस्तु का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। उसके अलावा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये हार्टले विदर्स ने कहा था। ये परिभाषा किसने दी, हार्टले विदर्स ने बात बोली थी। उसके अलावा मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी, तो नैप ने दी थी। आपके इसमें नैप लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, बट आपको दोनों नाम याद रखना, नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी थे एक, कौन, हार्ट्रेज, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या है, इसी वैधानिक परिभाषा दी थी। तो आप दोनों याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। वैसे टिक लगाने के लिए नैप आएगा जहां तक है। चलो, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है, सरकार के पास है, यानी जो वित्त मंत्रालय है वो सिक्के जारी करता है। और नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। बट दोनों को नियंत्रित, यानी दोनों पर कंट्रोल किसका है, ठीक है, किसका है, तो हम बोलेंगे भाई भारतीय रिजर्व बैंक का है। यानी सरकार सिक्के क्या कर सकती है, जारी तो कर सकती है, मगर वो डेटा उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है, क्योंकि सारे जो पावर है ना वो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। क्लियर हो गया। चलो, डैश व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है, तो वो व्यवस्था आपकी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 पॉइंट मिलेंगे और पूछेगा बताओ वो व्यवस्था कौन सी है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है। तो आप क्या बोलोगे, उस व्यवस्था का नाम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है। क्लियर। M1 मैंने बताया था थ्योरी वाले चैप्टर में, जनता के पास करेंसी, मांग जमाए और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए। C प्लस OD प्लस क्या, सॉरी, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी विद द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, नहीं मांग जमाए, और अदर डिपॉजिट यानी जो रिजर्व बैंक के पास अदर डिपॉजिट है, ठीक है ना। तो ये प्लीज पढ़ लेना थ्योरी में। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम या सबसे अच्छा माध्यम मुद्रा को माना गया, और मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये बात किसने कही थी, तो बेटा ये बात की थी प्रोफेसर मार्शल ने कही थी ये बात, ठीक है ना, कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, तो प्रोफेसर मार्शल हो गया। क्लियर है। अभी खत्म नहीं हुए, अभी और भी पॉइंट्स आने वाले हैं, प्लीज यहां तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं, 11वें पॉइंट पे ध्यान देना बच्चे। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वैधानिक यानी कानूनी, है ना, तो पत्र मुद्रा कौन सी है,
पत्र मुद्रा। तो अगर 4 ऑप्शन आए तो आपको याद रखना है कि हमें किस पे टिक लगाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, यानी सरकार के आदेश पर निर्भर है, तो उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। और जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता, यानी जिस कोई देने वाला और लेने वाला, ठीक है ना, जो प्राप्तकर्ता अदाकर्ता होते हैं, जिसको मिल रही है और जो दे रहा है, उसके विश्वास पे चले, वो कौन सी है? न्यास मुद्रा। कौन सी है? न्यास मुद्रा। तो बच्चे ये आपको याद रखना है ढंग से, ठीक है ना। सब थ्योरी मैंने कवर किया था। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर। मैंने कहा था यहाँ पे पूर्ण वर्ड इसीलिए लगा रहता है। बट जहां पे मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मुद्रा के वस्तु मूल्य से अधिक होता है, जैसे कागज का मुद्रा हो गई, तो मौद्रिक मूल्य मान लीजिए 100 रुपए का कागज है, तो मौद्रिक मूल्य कितना हो गया? 100। और वस्तु का मूल्य उस कागज की वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा 1 रुपए के आसपास जो भी होगी, है ना। तो उसे कहते हैं साख मुद्रा। जहां पे मुद्रा का मौद्रिक मूल्य ज्यादा है वस्तु के मूल्य से, यानी उस कागज के मूल्य से ज्यादा, तो मुद्रा का है जिसमें अंकित है कितना है? 100 रुपए, है ना। चलो, मुद्रा का मुख्य लक्षण क्या है? कि मुद्रा क्या होती है? तरल होती है, लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड, यानी लिक्विडिटी जो है इसका मुख्य लक्षण है। क्लियर हो गया बच्चे। देखो 16 पॉइंट हो चुके हैं, नोट डाउन करते रहना, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम जो करेंगे बैंकिंग चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, है ना। काफी टाइम से यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके प्लीज फटाफट से डाल दीजिए, ठीक है। एमसीक्यू तो एमसीक्यू डाल रहे हैं, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, साथ साथ में प्लीज वाली बुक भी करते रहना। वहां 2 चैप्टर विद एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर भी आने वाला आपका। क्लियर है ना। चलो, डैश से अभिप्राय समय के एक निश्चित बिंदु पर, यानी एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है, स्टॉक से है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले जब मैंने वो स्टॉक बताया था, मुद्रा पूर्ति को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित बिंदु पे से मापा जाता है, ठीक है। तो प्रवाह मत लिखना भाई, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या था? वस्तु मुद्रा, क्योंकि वस्तु मुद्रा चलती थी। अब बच्चे पता है क्या सोचते हैं? यहाँ पे धातु मुद्रा है, धातु चलती होगी पहले, ना ना ना, वस्तु मुद्रा की मुद्रा थी नहीं ना, तो वस्तु मुद्रा के रूप में क्या करते थे? काम चलाया करते थे। आगे, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, ये किसने कहा? मार्शल ने। किसने कहा था? मार्शल ने ये कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है वो मुद्रा को ही जाता है। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति द्वारा जो क्रय विक्रय होता था वो एक ही समय पर होता था, अलग अलग समय पर कभी नहीं होता था, याद रखना। क्यों? एक तो इतनी दूर दूर चल करके जाओ, क्यों? वस्तु के बदले वस्तु का करना है। अब मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, तो मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा ना जिसके पास चावल और उसे गेहूं चाहिए। अब मान लो उस बंदे के पास चावल तो है बट वो गेहूं नहीं मांग रहा, वो कहता है मुझे तो जूते चाहिए, तो फिर दिक्कत, उसके साथ मैं कर नहीं सकता ट्रेड। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? व्यापार करने के लिए फिर किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो उस बंदे को गेहूं तो चाहिए बट चावल नहीं है, उसके बाद फिर मेरा घाटा हो जाएगा, फिर मैं नहीं करूंगा उसके साथ। तो बहुत दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था, और जैसे कोई बंदा मिलता था तो उसी समय पर ही, एक ही समय पर क्रय विक्रय कर लिया जाता था। क्लियर हो गया ना। वस्तु के रूप में क्रय विक्रय तुरंत कर लिया जाता था। तो 10 पॉइंट हमने पहले पढ़े, 10 पॉइंट हमने अब पढ़ लिए, ये टोटल हो गए आपके 20 पॉइंट, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए फटाफट से, पॉइंट नंबर 21 की बात कर लेते हैं। केवल डैश को ही मुद्रा की पूर्ति का एक भाग माना जाता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे। तो निवल मांग जमाओ, क्या वर्ड लिखा हुआ है? निवल मांग जमाओ को ही मुद्रा की पूर्ति का एक भाग माना जाता है। यहाँ पे निवल मतलब शुद्ध होता है, क्या होता है? शुद्ध, नेट, NET, नेट, यानी शुद्ध की बात कर रहा है। क्लियर है, डन। अगला, कागजी नोट डैश, कागजी नोट का डैश वही है जो उस पर अंकित होता है। तो मौद्रिक मूल्य वही होता है जो उस पर अंकित होता है, यानी जैसे 100 रुपए का नोट है तो उसमें जो 100 रुपए जो अंकित है ना, वही उसकी मुद्रा का मूल्य होता है। क्लियर हो गया। आगे, मांग जमाओ में शामिल है। मांग जमाओ में क्या क्या आता है? चेक जमाएं आती है, और जमाएं जो मांगने पर निकलवाई जा सकती है। बहुत बच्चे सोचते हैं चेक में डबल मात्रा आती है, ठीक है, नहीं, चेक में एक ही सिंगल आती है। और मेरे से ज्यादा हिंदी तो वैसे आप सबको अच्छी आती है, मुझे पता है, ठीक है। कहीं पर अगर कोई हिंदी में गलती हो भी जाए तो माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। वैसे चेक ऐसे ही लिखते हैं। तो चेक जमाएं, और वो जमाएं जो तुरंत निकाली जा सकती है, क्योंकि देखो 2 तरह की जमाएं हैं। एक तो मांग जमाएं होती है, यानी डिमांड डिपॉजिट। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको हिंदी में शायद कहते हैं सावधि जमाएं, ठीक है ना। तो मांग जमाएं वो होती है जिसको आप चेक से या किसी भी तरीके से आप तुरंत निकाल सकते हो, तो वो होती है मांग जमाएं।
और जिनको आप तुरंत नहीं निकाल सकते थे, फिक्स डिपॉजिट एफडी एफडी होती तुरंत बार बार नहीं निकाल सकते, उसको कहते हैं हम सावधि जमाएं, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। इसको हिंदी में सावधि बोलते हैं, ये एक बार चेक कर लेना। किसको? फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट को हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट कौन सी डिपॉजिट, इसको हम बार बार नहीं निकाल सकते, जब चाहे मन निकाल रहे हैं, जब चाहे कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट मांग जमाएं वो जमाएं होती है जिसको हम चेक के द्वारा या जैसे ही मांगने गए तो पैसा मिल भी जाएगा। जमाएं जो मांगने पर निकलवाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं? मांग जमाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो मैं खुद ही चेक कर लेता हूं अभी यहाँ पे एक बार, ठीक है। टर्म डिपॉजिट को क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। वैसे सावधि जमाएं होना चाहिए, टर्म डिपॉजिट आप नोट डाउन कर लो, ऊपर के जो मैंने बता दिए। टर्म डिपॉजिट, हाँ सावधि जमाएं ही बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सावधि, सावधि, सावधि जमा, ठीक है ना। तो सावधि जमा बोलते हैं, यानी मैं सही था यहाँ पे। तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो मैंने क्या बोला। मांग जमा मतलब डिमांड डिपॉजिट, ये वो होती है जिसको आप चेक से या किसी भी तरीके से जा करके आप तुरंत निकाल सकते हो जब मन करे तब, तो वो ये है मांग जमा। बट अगर वो सावधि जमा पूछता पेपर में, तो ये वो जमाएं होती है जिनको आप बार बार तुरंत नहीं निकाल सकते। क्लियर है? फिक्स डिपॉजिट है ना। चल, बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है, याद रखना, बहुत सारे बच्चे लगा के आते हैं टिक, जो आरबीआई ने दी होती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलना। बैंक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो साख सृजन के लिए यूज होती है। साख सृजन मतलब होता है पैसों का निर्माण करना, मुद्रा के निर्माण में जो यूज होता है। क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में कचरा रहता है कि मुद्रा निर्माण की जो भूमिका है ना वो आरबीआई के पास है, नहीं, कॉमर्शियल बैंक करता है। यानी वाणिज्य बैंक मुद्रा की क्या करता है? वो निर्माण की प्रक्रिया करता है। इसलिए क्वेश्चन आता भी है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। कभी ये थोड़ा ना लिखा होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा करिए, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया, कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। सुना क्या आपने? वाणिज्य बैंक या व्यापारी बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जो बैंक की मुद्रा होती है वो साख सृजन, साख सृजन मतलब होता है साख का निर्माण करने के रूप में सृजित की जाती है। क्लियर? आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली में डैश यानी स्थगित भुगतान, स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जो भविष्य से संबंधित होते हैं। और ये मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूं, जिसको नहीं पता है यहाँ पे लिख लो साइड में। स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जो भविष्य से संबंधित होते हैं। तो स्थगित भुगतान कैसे होते थे? वस्तुओं के रूप में। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे वस्तुओं के रूप में वहां पे भुगतान होते थे, क्योंकि उस टाइम मुद्रा तो होती ही नहीं थी। क्लियर हो गया? मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है? राजा है, दोस्त है, क्या है, ऐसे फालतू दे देते हैं ऑप्शन। तो आपको लिखना सेवक है। क्या है? सेवक। आगे, एटीएम की अगर हम बात करें, ये बेसिक था, ये पता होना चाहिए था। स्वचालित टेलर मशीन या स्वचालित मुद्रा वितरण यंत्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम अपने पास याद रखना, मशीन यंत्र एक ही होता है, ठीक है। तो ये वैसे मेन नाम है, ये भी इसको बोला जाता है। क्लियर हो गया? आगे, 1 रुपए का शब्द, ये भी आपकी जनरल नॉलेज पर्पस के लिए। 1 रुपए का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था भारत में? ये शेरशाह सूरी ने किया था, जो 1540 से 1545 के बीच की बात है। और यहाँ पे जो है चांदी का सिक्का जो है उसके टाइम पे आया था। कौन सा सिक्का आया था? चांदी का सिक्का आया था बच्चे, ठीक है ना। आगे, ये सिर्फ जनरल नॉलेज पर्पस के लिए थे 2 पॉइंट। डन। आगे, जब कर्जदाता किसी व्यक्ति से ली गई राशि को चुकाने का वादा करता है, यानी कर्जदाता किसी से जो राशि ली है, उसने जो ऋण लिया है उसको चुकाने का वादा कर रहा है और उसे पत्र पर हस्ताक्षर करके देता है कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा इतने महीने में या इतने साल में, तो उस पत्र को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? चेक कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ तो पता होगा ना आपको, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऋण के विरुद्ध दी गई, यानी अगर आपको ऋण देता है उसके विरुद्ध जो सुरक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन इसी में ही है, दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। इसका बोलते हैं वचन पत्र। क्या बोलते हैं? वचन पत्र। कि वो बोलता है कि मैं वचन देता हूं कि मैं आपका पैसा क्या है टाइम पे लौटा दूंगा। बच्चे यहाँ पे चेक लगा के आते हैं, बेटा चेक कोई वो थोड़े ना कि मैं आपको वो बोल रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब अगर आपने चेक ही दे दिया तो इसका मतलब आपने पेमेंट तुरंत कर दी, आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो उसके लिए जो वादा करते हैं उसको वचन पत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग ज्यादा बढ़ रहा है? पैसे का यूज कहाँ यूज ज्यादा, किस तरह से यूज हो रहा था? प्लास्टिक मनी का यूज ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे, कार्ड एंड ऑल, ठीक है, इन चीजों का यूज ज्यादा किया जा रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक उतार लीजिए 30 तक फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। तो बच्चे आगे देखना फटाफट से। पॉइंट नंबर 31, सिक्कों के प्रयोग से पहले
डैश का वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो अनाज, क्योंकि उस टाइम के लोगों का मानना था सिर्फ जो हम उगाएंगे अपने परिवार के लिए उगाएंगे, समथिंग ऐसा कुछ था, ठीक है ना, या अपने जो है एरिया तक के लिए उगाएंगे, बाजार में बेचने का कोई मतलब बनता नहीं था कुछ भी, तो अनाज को ही वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्लियर? धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है, यानी कहां से वो पैसा ले लेते हैं? तो वह औपचारिक क्षेत्र, कौन सा? फॉर्मल सेक्टर, यानी औपचारिक क्षेत्र है। याद रखना, औपचारिक क्षेत्र से अगर आप ऋण लेते हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे मिलता है। अगर आप अनौपचारिक क्षेत्र पे ऋण लेते हो, वहां से ऋण लेते हो तो आपको ज्यादा पे मिलता है। आपने देखा ना, आप इधर उधर से आपने कहीं से लेने की कोशिश करो, आपको ज्यादा रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे आपको ऋण मिलेगा, बट औपचारिक क्षेत्र फॉर्मल सेक्टर से कम में मिलेगा, मतलब उससे तो कम ही मिलेगा, किसे? अनौपचारिक से। ठीक है ना, याद रखना है। पूंजी निर्माण, पूंजी का निर्माण होता है इनमें से कौन सा? बताओ। उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, इस वाले का पूंजी का निर्माण होता है, किससे होता है? उपभोग, विनियोग, बचत, या इनमें से कोई नहीं? उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो चलो मुद्रा को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद बैंक स्टार्ट करेंगे, बैंक के एमसीक्यू करेंगे, जितने भी बन सकते हैं मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार देख रहा हो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।